सुबह के करीब 6 बजे का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। घर बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, अंदर उतना ही कुछ अनकहा अपने भीतर समेटे हुए था। उस घर में 4 लोग रहते थे। सुधा, उसका पति राजेश, उनका बेटा आरव और राजेश की छोटी बहन मीरा। मीरा की शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं रही थी। पति की नौकरी के कारण वह दूसरे शहर में रहती थी और ससुराल में उसे हमेशा यह एहसास कराया जाता था कि वह इस घर की अपनी नहीं है। इसी वजह से मीरा जब भी मायके आती तो सबसे ज्यादा समय अपनी भाभी सुधा के साथ बिताती। सुधा और मीरा का रिश्ता बाकी भाभीन जैसा नहीं था। दोनों के बीच एक ऐसा अपनापन था जिसे देखकर कभी-कभी राजेश भी मजाक में कह देता, तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि एक ननद है और दूसरी भाभी। मीरा हंसकर कहती, भैया, भाभी मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ जैसी है। और सुधा तुरंत उसकी बात काट देती, माँ मत बनाओ मुझे, वरना माँ की तरह डांटने भी लगूंगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन उस सुबह सुधा की आंखों में हंसी नहीं थी। वह चाय के कप लेकर कमरे में पहुंची तो देखा, मीरा खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। क्या हुआ मीरा? इतनी सुबह सुबह खिड़की से बातें कर रही हो? मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी। सुधा उसके पास बैठ गई। मुझसे कुछ नहीं? मीरा ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। सुधा घबरा गई। मीरा, क्या हुआ? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, भाभी, मैं आज आपसे एक बात कहने आई हूं। बोल। अगर मैं आपसे एक चीज मांगूं, तो क्या आप मुझे देंगी? सुधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मांगने की जरूरत कब से पड़ने लगी? मीरा ने धीरे से सुधा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, अगर कभी ऐसा वक्त आए कि मुझे अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या आप मेरा साथ देंगी? सुधा के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसी बात कर रही हो? मीरा कुछ नहीं बोली। सुधा ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। मीरा, सच बताओ, ससुराल में कुछ हुआ है क्या? मीरा ने होंठ खोले ही थे कि तभी बाहर से राजेश की आवाज आई, सुधा। मीरा, तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो? मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, लेकिन वह बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन दोपहर में मीरा के ससुराल से फोन आया। फोन राजेश ने उठाया। कुछ देर सुनने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जी, मैं समझ रहा हूं। फोन रखने के बाद सुधा ने पूछा, किसका फोन था? राजेश ने उसकी ओर देखा और बोला, मीरा के ससुराल से। मीरा दूर खड़ी सब सुन रही थी। राजेश ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने कहा है कि मीरा को अब वापस नहीं भेजेंगे। मीरा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सुधा दौड़कर उसके पास पहुंची। मीरा। मीरा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश ने परेशान होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या है? मीरा ने रोते हुए कहा, भैया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर? मीरा ने सुधा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। उन्होंने कहा है कि मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूं। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। किसने कहा? मीरा चुप रही। तभी सुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मीरा ने सुधा को कसकर पकड़ लिया। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की ऐसी परीक्षा होने वाली थी, जिसमें खून के रिश्ते भी कमजोर पड़ने वाले थे। और उस परीक्षा में सामने आने वाला था एक ऐसा राज
जो वर्षों से इस घर की दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। मीरा सुधा से लिपटकर लगातार रो रही थी। सुधा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कह रही थी, रो मत मीरा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुधा खुद जानती थी कि बात इतनी आसान नहीं थी। राजेश कमरे में चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मीरा, आखिर तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसा क्यों कहा कि वे तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे? मीरा ने आंखें पोंछीं। भैया, मेरी सास को लगता है कि मैं उनके बेटे को अपने मायके वालों के खिलाफ भड़का रही हूँ। राजेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा कब किया? कभी नहीं भैया। फिर? मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि सुधा ने उसे रोक दिया। पहले इसे पानी दो। इतनी परेशान है, बाद में बात करेंगे। राजेश बाहर चला गया। सुधा ने मीरा को पानी दिया। अब मुझे सच बताओ, मीरा ने धीरे से कहा। भाभी, मेरे ससुराल में किसी ने मेरे खिलाफ झूठी बात फैलाई है। किसने? मीरा ने कुछ पल चुप रहकर कहा। मेरी जेठानी ने। सुधा के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके हिस्से की जमीन अपने नाम करवाना चाहती हूँ। सुधा चौंक गई। तुम्हें जमीन नहीं चाहिए मीरा? मुझे पता है भाभी, लेकिन उन्हें कौन समझाए? मीरा फिर रोने लगी। सुधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक बात याद रखना, जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता, वहां सच बोलने वाला भी गलत साबित हो जाता है। मीरा ने कहा, भाभी, मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती। सुधा कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने मीरा की आंखों में देखकर कहा, लेकिन फैसला डर के कारण मत लेना। तो क्या करूं? सच का सामना करो। उसी शाम राजेश के घर उसके माता पिता भी आ गए। राजेश की मां कमला देवी को जब सारी बात पता चली तो वह मीरा पर ही नाराज हो गई। जरूर मीरा से ही कोई गलती हुई होगी। बिना वजह कौन अपनी बहू को घर से निकालता है? सुधा ने पहली बार अपनी सास के सामने आवाज उठाई। मान जी, हर बार गलती बहू की ही हो, ये जरूरी नहीं है। कमला देवी ने घूर कर देखा। तुम अपनी ननद का पक्ष ले रही हो? सुधा शांत रही। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार उसे हमारी जरूरत है। कमला देवी ने ताना मारा। बहुत जल्दी अपनी ननद की सगी बहन बन गई हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने तुरंत कहा, भाभी को कुछ मत कहिए माँ। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम चुप रहो। राजेश ने बीच में आकर कहा, बस कीजिए माँ। अभी मीरा परेशान है। लेकिन कमला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात को जब सब सो गए, सुधा रसोई में पानी लेने गई। वहां उसे राजेश खड़ा मिला। राजेश ने धीमे स्वर में कहा, सुधा, तुम मीरा का साथ दे रही हो, मुझे खुशी है। सुधा ने पूछा, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजेश ने गहरी सांस ली। हाँ। क्यों? राजेश ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये मुझे आज पिताजी की पुरानी अलमारी से मिला। सुधा ने कागज हाथ में लिया। उस पर कुछ जमीन के कागजात और एक पुराने समझौते की जानकारी लिखी थी। सुधा ने पूछा, इसका मीरा से क्या संबंध है? राजेश ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधा, इस कागज के मुताबिक जिस जमीन को लेकर मीरा के ससुराल में झगड़ा हो रहा है, उसका एक हिस्सा असल में मीरा के नाम होना चाहिए। सुधा ने हैरानी से पूछा, लेकिन मीरा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे भी नहीं पता था। दोनों कुछ देर तक उस कागज को देखते रहे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। दरवाजे पर कमला देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा,
तुम दोनों के हाथ में वो कागज कहाँ से आया? राजेश ने कहा। माँ, पिताजी की अलमारी से। कमला देवी कुछ क्षण चुप रहीं। फिर बोली, वो कागज तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। सुधा और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। राजेश ने पूछा, क्यों माँ? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस कागज में सिर्फ जमीन का राज नहीं है, तुम्हारे परिवार के सबसे बड़े सच का राज छिपा है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। सुधा वहीं खड़ी रह गई। राजेश ने मां को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, सुधा, मुझे लगता है मीरा को उसके ससुराल से निकालने की असली वजह जमीन नहीं है। सुधा ने कागज को कसकर पकड़ लिया। तो फिर क्या है? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगली सुबह उन्हें एक ऐसा पत्र मिलने वाला था जिसने इस परिवार के रिश्तों की नींव हिला दी। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। कल रात तक जिस घर में हर बात पर हंसी सुनाई देती थी, वहां आज हर चेहरा गंभीर था। मीरा चुपचाप रसोई में बैठी चाय बना रही थी और सुधा बार बार उसे देख रही थी। सुधा के मन में एक ही बात चल रही थी, आखिर मीरा के ससुराल वालों ने उसे इतनी बड़ी बात के लिए घर से निकालने का फैसला क्यों कर लिया। लेकिन सुधा ने तय कर लिया था कि वह अब किसी कागज, जमीन या पुराने राज के पीछे नहीं जाएगी। उसे अपनी ननद का टूटा हुआ मन संभालना था। तभी मीरा ने चाय का कप सुधा के सामने रखा। भाभी। हाँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? सुधा ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मीरा की आंखें भर आईं। क्योंकि मेरी वजह से घर में सब परेशान हो रहे हैं। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ते परेशानी देखकर नहीं छोड़े जाते मीरा। अगर कोई अपना मुश्किल में हो तो उसका हाथ और मजबूती से पकड़ना चाहिए। मीरा रोते हुए बोली, आप मेरे लिए इतना क्यों करती हैं? सुधा मुस्कुरा दी। क्योंकि तुम मेरी ननद बाद में हो, मेरी छोटी बहन पहले। मीरा ने अचानक सुधा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, बहुत हो गया रोना धोना, घर में और भी काम होते हैं। मीरा तुरंत उठ गई। माँ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। कमला देवी ने कहा, तुम रहने दो, तुम्हारे मन में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, सुधा कर लेगी। सुधा ने तुरंत कहा, नहीं मां जी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। कुछ देर बाद राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। उसने मीरा से कहा, तुम चिंता मत करना, मैं आज तुम्हारे ससुराल जाकर बात करूंगा। मीरा डर गई। नहीं भैया। क्यों? अगर वे मुझे नहीं चाहते तो आप उनसे बहस मत करना। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से आपका रिश्ता खराब हो। राजेश ने कहा, रिश्ता तुम्हारी वजह से खराब नहीं होगा। अगर किसी को गलतफहमी है तो उसे दूर करना मेरा काम है। सुधा ने भी मीरा का हाथ दबाया। तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। राजेश चला गया। दोपहर तक सुधा और मीरा घर के काम करती रहीं। काम करते करते मीरा अचानक बोली, भाभी, आपको एक बात बताऊं? हाँ, बोलो। मेरी शादी के बाद जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, तब मेरी सास ने मुझसे कहा था कि इस घर में अगर कोई तुम्हें समझ सकता है तो वह मेरा बेटा है। फिर? लेकिन धीरे धीरे मेरे पति भी मुझसे दूर होने लगे। सुधा ने पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि घर में हर छोटी बात को मेरे खिलाफ बताया जाने लगा। तुमने अपने पति से बात नहीं की? बहुत की। उन्होंने क्या कहा? मीरा की आवाज टूट गई। उन्होंने कहा कि शायद गलती मेरी ही है। सुधा का दिल भर आया। मीरा, भाभी, सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मेरे पति ने कहा कि उन्हें अपनी मां पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। सुधा ने उसके आंसू पोंछे। क्या तुम अब भी उनसे प्यार करती हो?
मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ। सुधा ने पूछा, इतना सब होने के बाद भी? मीरा ने धीरे से कहा, प्यार खत्म करना आसान होता तो शायद दुख भी कम होता भाभी। सुधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मीरा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसका पति निखिल खड़ा था। मीरा उसे देखकर एकदम स्तब्ध रह गई। आप? निखिल की आंखें लाल थीं। वह सीधे अंदर आया और बोला, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। सुधा समझ गई कि यह पति पत्नी के बीच की बात है। वह वहां से जाने लगी, लेकिन निखिल ने कहा, भाभी, आप भी यहीं रहिए। सुधा रुक गई। निखिल ने मीरा की ओर देखकर कहा, मुझे देर से समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मीरा कुछ नहीं बोली। मैंने तुम्हारी हर बात पर शक किया, दूसरों की बातों पर भरोसा किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्यों आए हैं? निखिल ने सिर झुका लिया। क्योंकि कल रात माँ और भैया के बीच मेरी वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तब मुझे पहली बार समझ आया कि घर बचाने के नाम पर मैं अपने ही घर को तोड़ रहा था। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप मुझे वापस लेने आए हैं? निखिल ने कहा, हाँ। मीरा ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन मैं एक शर्त पर वापस जाऊंगी। निखिल ने उसकी ओर देखा। क्या? मीरा ने आंसू पोंछे। मैं आपके घर की बहू बनकर रहूंगी, लेकिन किसी की गुलाम बनकर नहीं। निखिल की आंखें झुक गईं। सुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। निखिल ने कहा, मैं वादा करता हूं। मीरा फिर भी चुप रही। तभी सुधा ने दोनों को देखकर कहा, वादा सिर्फ आज के लिए मत करना। शादी का रिश्ता रोज निभाना पड़ता है। निखिल ने सिर हिलाया। भाभी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मीरा ने धीरे से पूछा, अगर फिर कभी मेरे खिलाफ कोई कुछ कहे तो? निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार पहले तुमसे पूछूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी बाहर से कमला देवी की आवाज आई। मीरा को वापस भेजने की इतनी जल्दी किसे है? सभी चौंक कर बाहर आए। कमला देवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उन्होंने निखिल से कहा, बेटा, सोच समझकर फैसला लेना। बहू को वापस लाना आसान है, लेकिन घर में शांति बनाए रखना मुश्किल। मीरा ने पहली बार अपनी सास की आंखों में सीधे देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुधा समझ गई थी, यह कहानी सिर्फ मीरा के ससुराल की नहीं थी। असल परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या एक बहू और एक सास अपनी पुरानी गलतफहमियां छोड़कर सच में एक परिवार बन पाएंगी? और इस परीक्षा में सुधा और मीरा का अनोखा बंधन सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। कमला देवी की बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निखिल अपनी सास की ओर देख रहा था और मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। सुधा समझ रही थी कि अगर अभी कोई बात बिगड़ी तो मीरा के लिए वापस जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। निखिल ने धीरे से कहा, माँ, मैं मीरा को लेने आया हूँ, लेकिन इस बार मैं उसे किसी दबाव में नहीं ले जाऊंगा। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना भरोसा कब से होने लगा? निखिल चुप हो गया। मीरा ने पहली बार शांत आवाज में कहा, मां जी, शायद मेरी भी गलतियां रही होंगी, लेकिन मैंने कभी आपका घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। कमला देवी ने तुरंत कहा, मैंने कब कहा कि तुमने घर तोड़ने की कोशिश की? मीरा ने उनकी ओर देखा। आपने कहा नहीं मां जी, लेकिन हर बार मुझे ऐसा महसूस कराया गया। कमला देवी कुछ बोल नहीं पाई। सुधा ने बात संभालते हुए कहा, मां जी, कभी कभी घर में कोई गलत बात नहीं भी कहता, फिर भी सामने वाले को अपने व्यवहार से बहुत कुछ महसूस हो जाता है। कमला देवी ने सुधा की ओर देखा, तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो?
नहीं मान जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर घर में 4 लोग हों तो चारों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। निखिल ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद वह मीरा के पास आया। चलो मीरा। मीरा ने सुधा की ओर देखा। सुधा की आंखें नम थी। मीरा दौड़कर उससे लिपट गई। भाभी। सुधा ने उसे कसकर पकड़ लिया। खुश रहना, मीरा ने धीरे से कहा। आपके बिना मैं नहीं जा पाऊंगी। सुधा ने उसके आंसू पोंछे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अपना घर तुम्हें खुद संभालना होगा। मीरा ने सिर हिला दिया। निखिल और मीरा घर से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही सुधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? सुधा ने कहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छोटी बहन विदा होकर गई है। राजेश मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि तुमने उसे सच में बहन माना है। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उधर रास्ते में मीरा और निखिल के बीच भी कोई बात नहीं हो रही थी। काफी देर बाद निखिल ने कार रोक दी। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? निखिल ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मीरा चुप रही। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। हाँ, तुम रोती थी और मैं सुनता नहीं था। हाँ, तुम मुझसे बात करना चाहती थी और मैं तुम्हारी बात को झगड़ा समझता था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, निखिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अब एक मौका दे दो। मीरा ने अपना हाथ नहीं हटाया। मौका दे रही हूं, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लगेगा। निखिल ने कहा। मैं इंतजार करूंगा। जब दोनों घर पहुंचे तो निखिल की मां दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा ने अंदर कदम रखा। उसके मन में डर था। उसे लगा शायद फिर वही बातें शुरू होंगी। लेकिन उसकी सास ने कुछ नहीं कहा। बस अंदर जाकर बोली, थक गई होगी, पहले खाना खा लो। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। वह चुपचाप बैठ गई। रात को जब निखिल सो गया, मीरा की सास उसके कमरे में आई। कुछ देर तक वह दरवाजे के पास खड़ी रही। फिर बोली, मीरा। जी मान जी। क्या तुम मुझसे एक बात कहोगी? जी। क्या मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया? मीरा के हाथ रुक गए। उसने सास की ओर देखा। कमला देवी की आंखें नम थी। मीरा कुछ कह नहीं पाई। सास ने आगे कहा, मुझे लगता था कि मेरा बेटा शादी के बाद मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं हर समय डरती रही। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मान जी, मैं आपका बेटा आपसे कभी नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मीरा ने धीरे से कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो शायद बहुत कुछ ठीक हो सकता है। कमला देवी ने पहली बार मीरा के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर सास के पैर छुए। मान जी, आप मुझे बहू मत समझिए, बेटी समझिए। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। उस रात दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। लेकिन अगले दिन सुबह एक नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। मीरा रसोई में पहुंची तो उसकी जेठानी पहले से वहां मौजूद थी। उसने मीरा को देखते ही कहा, आ गई वापस? मीरा चुप रही। जेठानी ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं इस बार कितने दिन टिकती हो। मीरा का चेहरा उतर गया। लेकिन तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, बस। जेठानी ने पलट कर देखा। कमला देवी पहली बार मीरा के सामने अपनी बड़ी बहू से नाराज थी। बहू, घर में कोई वापस आया है तो उसका स्वागत करो, ताना मत मारो। जेठानी हैरान रह गई। मीरा भी स्तब्ध थी। कमला देवी ने मीरा की ओर देखकर कहा, आज से इस घर में किसी को किसी के सामने नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है।
मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद घर सच में बदल सकता है अगर कोई एक इंसान बदलने की शुरुआत कर दे। और उस दिन मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि सुधा भाभी ने उसे सिर्फ मायके में सहारा नहीं दिया था, उन्होंने उसे अपने पैरों पर खड़े होकर रिश्ते निभाने की हिम्मत दी थी। यही था उनका अनोखा बंधन। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद सुधा के घर में ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जब मीरा को तय करना था कि वह सिर्फ भाभी की ननद बनकर रहेगी या फिर सच में उसकी बहन बनकर उसका साथ देगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मीरा के ससुराल का माहौल पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन सब कुछ पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था। कमला देवी अब मीरा से प्यार से बात करने लगी थी। निखिल भी पहले से ज्यादा समझदार हो गया था, मगर बड़ी बहू रमा के मन में अभी भी पुरानी नाराजगी थी। दूसरी तरफ सुधा हर दिन मीरा को याद करती थी। सुबह चाय बनाते समय उसे मीरा की बातें याद आती। रसोई में सब्जी काटते समय उसे मीरा का हंसते हुए कहना याद आता, भाभी आप नमक हमेशा थोड़ा ज्यादा डालती हैं। और फिर दोनों की हंसी पूरे घर में गूंजती थी। अब वही रसोई शांत लगती थी। एक दिन दोपहर में सुधा फोन पर मीरा से बात कर रही थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भाभी आप मेरी बहुत याद करती हैं ना? सुधा हंस पड़ी। नहीं तो। झूठ। अच्छा बाबा, करती हूँ। दोनों हंसने लगी। तभी अचानक सुधा की आवाज धीमी हो गई। मीरा, तुम अपना ध्यान रखना। मीरा ने तुरंत पूछ लिया, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बिल्कुल। भाभी आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। सुधा चुप हो गई। मीरा ने कहा, आप मुझे अपनी बहन कहती हैं ना? फिर बहन से बात छिपाएंगी? सुधा ने लंबी सांस ली। कुछ नहीं है मीरा, बस घर के खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। क्यों? आरव की पढ़ाई का खर्चा है और राजेश की नौकरी में भी इस महीने कुछ परेशानी चल रही है। मीरा ने पूछा, पैसों की जरूरत है? सुधा ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी अगर जरूरत हो तो बताना। तुम अपने घर की चिंता करो, मेरा घर तो आप है भाभी। सुधा की आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से फोन रख दिया। लेकिन मीरा के मन में बात बैठ गई। कुछ दिनों बाद सुधा के घर एक बड़ी परेशानी आ गई। राजेश की नौकरी चली गई। वह शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी कि सुधा देखते ही समझ गई। क्या हुआ? राजेश चुप रहा। सुधा ने फिर पूछा, ऑफिस में कुछ हुआ है? राजेश ने धीमे से कहा, मेरी नौकरी चली गई। सुधा के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। लेकिन क्यों? कंपनी ने बहुत लोगों को निकाल दिया। सुधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। राजेश ने उसकी ओर देखा। सुधा, घर का खर्च, आरव की फीस, माँ की दवाइयाँ, सब कैसे होगा? सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। राजेश की आंखें भर आईं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? सुधा मुस्कुराई। जब साथ रहने वाला इंसान साथ हो तो डर आधा हो जाता है। लेकिन उसी रात सुधा अकेले कमरे में बैठकर रोई। उसे चिंता थी, लेकिन वह राजेश को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगली सुबह उसने घर के खर्चों की सूची बनाई। कई चीजें कम करनी थी। आरव की फीस सबसे बड़ी चिंता थी। सुधा ने सोचा कि वह अपने कुछ पुराने गहने बेच देगी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक लिफाफा देकर चला गया। सुधा ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था, मीरा का। सुधा ने पढ़ना शुरू किया। भाभी, आपने मुझसे कहा था कि बहन से कुछ छिपाना नहीं चाहिए।
इसलिए मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मुझे पता है भैया की नौकरी चली गई है। आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया। कृपया मुझे पराया मत समझिए। आपने मेरे बुरे समय में मेरा हाथ पकड़ा था। आज मेरा मन कहता है कि अब मेरी बारी है। मैं कोई एहसान नहीं कर रही, मैं बस अपना रिश्ता निभा रही हूँ। आपने मुझे बेटी की तरह संभाला था, अब मुझे अपनी बहन का फर्ज निभाने दीजिए। पत्र पढ़ते पढ़ते सुधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन लिफाफे में एक और कागज था। वह बैंक की रसीद थी। मीरा ने अपने बचाए हुए पैसे सुधा के खाते में भेज दिए थे। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुधा के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था। उसी समय राजेश वहां आ गया। उसने पूछा, किसका पत्र है? सुधा ने पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेश ने पूरा पत्र पढ़ा। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। सुधा, तुम सही कहती थी। क्या? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। सुधा ने मीरा का पत्र सीने से लगा लिया। हाँ, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं। उधर मीरा अपने घर में बैठी सुधा के फोन का इंतजार कर रही थी। जब फोन आया तो उसने तुरंत उठाया। भाभी? सुधा कुछ बोल नहीं पाई, बस रोने लगी। मीरा भी रो पड़ी। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? सुधा ने कहा, आज तुमने मुझे बहुत छोटा कर दिया। ऐसा मत कहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे भी बड़ी हो। मीरा हंसते हुए रो पड़ी। भाभी, बहनें बड़ी छोटी नहीं होती। कुछ पल दोनों तरफ सिर्फ सिसकियां सुनाई देती रहीं। फिर मीरा ने कहा, एक बात कहूं? हाँ। अब जब तक भैया को नौकरी नहीं मिलती, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेजूंगी। सुधा ने तुरंत मना किया। नहीं मीरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी घर है। मीरा ने कहा। और आप मेरा घर नहीं है क्या? सुधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस फोन को सीने से लगा लिया। उस दिन सुधा को समझ आया कि अनोखा बंधन वही होता है जिसमें जरूरत पड़ने पर रिश्ते गिनाए नहीं जाते, बस हाथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगले ही दिन मीरा के ससुराल में जब रमा को इस बात का पता चला कि मीरा ने मायके में पैसे भेजे हैं, तो उसने पूरे घर के सामने ऐसा सवाल उठा दिया जिससे मीरा के रिश्ते फिर से एक परीक्षा में पड़ गए। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह रसोई में काम कर रही थी। कमला देवी पूजा की तैयारी कर रही थी और निखिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। घर का माहौल पिछले कुछ दिनों से शांत था। मीरा के मन में भी एक सुकून था कि शायद अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन तभी रमा रसोई में आई। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बड़ी खुश नजर आ रही हो आजकल। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाभी। रमा ने व्यंग्य से कहा, क्यों नहीं? मायके में पैसे भेजने के बाद तो खुशी होगी ही। मीरा का हाथ वहीं रुक गया। आपको किसने बताया? रमा हंसने लगी। घर में बात छिपती है क्या? मीरा चुप हो गई। रमा ने कहा, अपने मायके में पैसे भेजना अच्छी बात है, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारा भी तो घर है? मीरा ने शांत स्वर में कहा, सोचा है भाभी, इसलिए तो जितना मेरे बस में था उतना ही किया। रमा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे बस में था या तुम्हें दिखावा करना था? मीरा की आंखें भर आईं। भाभी, मैंने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर? क्योंकि मेरे भैया और भाभी मुश्किल में थे। रमा हंस पड़ी। बहुत महान बन रही हो। तभी कमला देवी वहां आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। उन्होंने रमा से कहा, बस करो बहू। रमा ने पलटकर कहा, मान जी, मैं गलत क्या कह रही हूं? कमला देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, गलत यह है कि तुम किसी की मजबूरी का मजाक बना रही हो।
रमा चुप हो गई। कमला देवी ने मीरा की ओर देखा। तुमने पैसे भेजे हैं? मीरा ने सिर झुका लिया। जी। क्यों? क्योंकि भाभी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। कमला देवी कुछ क्षण उसे देखती रहीं। फिर बोली, तुमने अच्छा किया। मीरा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। रमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बोली, लेकिन मां जी, अगर हर बहू शादी के बाद अपने मायके को पैसे देने लगे तो? कमला देवी ने शांत स्वर में कहा। मायका कोई पराया घर नहीं होता। रमा के पास कोई जवाब नहीं था। निखिल भी सारी बात सुन चुका था। वह मीरा के पास आया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा ने कहा। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। निखिल ने कहा। तुमने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन आगे से अपने घर की जिम्मेदारी अकेले मत उठाना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आप नाराज नहीं हैं? निखिल मुस्कुराया। नहीं, बल्कि मुझे तुम पर गर्व है। रमा वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में अब भी जलन थी। उधर सुधा के घर में राजेश नौकरी की तलाश कर रहा था। कई जगह आवेदन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। आरव की स्कूल फीस की तारीख नजदीक आ रही थी। सुधा ने घर में किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई। एक शाम आरव उसके पास आया। मां, स्कूल की फीस कब जमा होगी? सुधा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी। पक्का? पक्का। आरव चला गया। सुधा अकेली बैठकर सोचने लगी। बच्चों के सामने माँ बाप की मजबूरी नहीं आनी चाहिए। तभी उसके फोन पर मीरा का कॉल आया। भाभी, आरव की फीस जमा हो गई? सुधा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने कहा, मैं उसकी मौसी हूं। उसकी चिंता मुझे भी होती है। सुधा ने तुरंत कहा, मीरा, तुमने पहले ही बहुत मदद कर दी है, अब नहीं। मीरा बोली, भाभी, इस बार मेरी बात मान लीजिए। नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। सुधा हंस पड़ी। तुम हमेशा मुझे भावुक कर देती हो। मीरा ने कहा, आपने भी तो मुझे यही सिखाया था। कुछ देर बाद सुधा के खाते में फीस की रकम आ गई। सुधा की आंखें भर आईं। उसी समय राजेश कमरे में आया। उसने पूछा, क्या हुआ? सुधा ने कहा, मीरा ने आरव की फीस भर दी। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आज से सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढूंगा। मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक अपनी बहन और अपनी पत्नी दोनों के सामने सिर उठाकर खड़ा न हो जाऊं। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। मीरा के ससुराल में रमा अचानक बीमार पड़ गई। रात का समय था। निखिल और उसके पिता उसे अस्पताल लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। कमला देवी घबरा गई। मीरा दौड़कर आई। क्या हुआ? रमा दर्द से करा रही थी। मीरा ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। रमा ने कमजोर आवाज में कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मीरा ने उसकी बात रोक दी। अभी कुछ मत बोलिए, पहले आप ठीक हो जाइए। रमा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बहू को वह कुछ दिन पहले ताने दे रही थी, आज उसी बहू का हाथ उसके हाथ में था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन आराम करना होगा। रमा को जब होश आया तो उसके पास सबसे पहले मीरा बैठी थी। रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, जी भाभी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मीरा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, भाभी, परिवार में माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है गलती दोबारा न करना। रमा रो पड़ी। उसने मीरा को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार इस घर में
दो बहुओं के बीच की दीवार टूट रही थी। और उधर उसी समय सुधा के घर में राजेश को एक फोन आया। एक कंपनी ने उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया था। राजेश ने फोन रखते ही सुधा को देखा। सुधा, शायद हमारा अच्छा समय वापस आने वाला है। सुधा ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा समय कभी गया ही नहीं था राजेश, बस हमें उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। दोनों की आंखों में उम्मीद थी और उस रात दोनों परिवारों में एक ही बात साबित हुई। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो सिर्फ सुख में साथ खड़ा रहे। सच्चा रिश्ता वह है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर बिना हिसाब के हाथ थाम ले। यही था सुधा और मीरा का अनोखा बंधन। लेकिन इस बंधन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद सुधा के जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला था जहां मीरा को अपने ससुराल और मायके के बीच एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ने वाला था। राजेश का इंटरव्यू अच्छा गया था। 2 दिन बाद उसे नई नौकरी मिल गई। सुधा ने जब यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। राजेश मुस्कुराया। तुमने कहा था या मीरा ने? सुधा हंस पड़ी। दोनों ने। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद खुशी का माहौल था। आरव खुशी से उछल रहा था। पापा की नौकरी लग गई। अब मैं अपनी पसंद की किताब लूंगा। राजेश ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, अब खूब पढ़ना। सुधा ने तुरंत मीरा को फोन किया। मीरा, एक अच्छी खबर है। क्या भाभी? तुम्हारे भैया की नौकरी लग गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर मीरा खुशी से बोली। सच? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ भाभी। और हाँ, अब तुम मुझे पैसे भेजने की बात मत करना। मीरा हंस पड़ी। अच्छा, अब नहीं भेजूंगी। दोनों देर तक बातें करती रहीं। लेकिन उसी शाम मीरा को पता चला कि उसकी माँ कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मीरा घबरा गई। वह तुरंत उनके कमरे में पहुंची। मां जी, क्या हुआ? कमला देवी ने कहा। कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा सिर घूम रहा है। मीरा ने उनके माथे पर हाथ रखा। आपको डॉक्टर के पास चलना होगा। निखिल भी आ गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम और समय पर दवा की जरूरत है। मीरा ने राहत की सांस ली। उस रात वह देर तक अपनी सास के पास बैठी रही। कमला देवी ने धीरे से पूछा, तुम सोई नहीं? आप ठीक हो जाएं, फिर सो जाऊंगी। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, तुम बदल गई हो। मीरा मुस्कुराई। कैसे? पहले तुम मुझे देखकर डरती थी। मीरा की आंखें नम हो गईं। पहले मुझे लगता था कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानेंगी। कमला देवी ने कहा। और अब? मीरा ने उनका हाथ अपने गाल से लगा लिया। अब लगता है। मां बनने में खून का रिश्ता नहीं, दिल चाहिए। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक शाम सुधा का फोन आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में घबराहट थी। मीरा। क्या हुआ भाभी? आरव स्कूल से आते समय गिर गया था। मीरा का दिल बैठ गया। अब कैसा है? अस्पताल में है। मैं अभी आती हूँ। मीरा ने फोन रखा और निखिल को बताया। निखिल ने तुरंत कहा, चलो। लेकिन तभी डॉक्टर ने कमला देवी को कुछ जरूरी जांच के लिए अगले दिन अस्पताल बुलाया था। निखिल ने कहा, मीरा, माँ को भी कल अस्पताल ले जाना है। मीरा के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसकी सास थी, जिनका हाथ पकड़कर उसने इस घर को फिर से अपना बनाया था। दूसरी तरफ उसकी भाभी सुधा थी, जिसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। वह खिड़की के पास बैठी रो रही थी। कमला देवी ने उसे देख लिया। क्या हुआ? मीरा ने सारी बात बता दी।
कमला देवी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम सुधा के पास जाओ। मीरा चौंक गई। लेकिन मांजी, आपकी जांच? मेरी जांच निखिल करा देगा। लेकिन? कोई लेकिन नहीं, कमला देवी ने कहा। जिस भाभी ने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें बेटी की तरह संभाला, आज अगर उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें जाना चाहिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मांजी, आप नाराज तो नहीं होंगी? कमला देवी मुस्कुराईं। नहीं बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व होगा। अगली सुबह मीरा अस्पताल पहुंची। सुधा उसे देखते ही रो पड़ी। तुम क्यों आई मीरा? मीरा ने उसे गले लगा लिया। क्योंकि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुधा ने कहा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। सुधा की आंखें भर आईं। तुम उन्हें माँ कहती हो? मीरा ने कहा, हाँ भाभी, अब वह मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। सुधा ने राहत की सांस ली। मीरा ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन तभी निखिल का फोन आया। मीरा, माँ अस्पताल में है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? जांच के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। मीरा ने तुरंत कहा, मैं आती हूं। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाओ, मीरा ने कहा। लेकिन आरव? सुधा मुस्कुराई। वह अब ठीक है। तुम्हें जहां जरूरत है वहां जाओ। मीरा ने सुधा को गले लगाया। भाभी, सुधा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। रिश्तों को चुनना नहीं पड़ता मीरा, रिश्ते बांटने पड़ते हैं। मीरा रोते हुए वहां से निकल गई। उसे क्या पता था कि अस्पताल में कमला देवी उसका इंतजार कर रही थी और उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। मीरा ने पूछा, मांजी, यह क्या है? कमला देवी ने पोटली उसके हाथ में रख दी। यह तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ। मीरा ने पोटली खोली। अंदर एक पुरानी साड़ी और एक छोटा सा मंगलसूत्र था। मीरा हैरान रह गई। कमला देवी ने कहा, यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। आज मैं तुम्हें दे रही हूं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मांजी, मैं इसे कैसे ले सकती हूं? कमला देवी ने कहा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो। मीरा उनके सीने से लग गई। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो। उस दिन मीरा समझ गई, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं मिलते, उन्हें प्यार, विश्वास और त्याग से कमाना पड़ता है। और उसका सुधा के साथ रिश्ता भी ऐसा ही था। एक भाभी और ननद का रिश्ता, जो धीरे धीरे दो बहनों के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा बन चुका था। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। क्योंकि जब आरव अस्पताल से घर आया, तब सुधा ने मीरा के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। आरव अस्पताल से घर आ चुका था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी परेशानी नहीं थी। वह अपनी माँ के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। सुधा बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसी समय दरवाजे पर मीरा और निखिल आए। आरव ने मीरा को देखते ही कहा, मौसी, और दौड़कर उससे लिपट गया। मीरा की आंखें भर आईं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अब ठीक हो ना? हाँ मौसी। फिर मुझे डराया क्यों था? आरव हंस पड़ा। मैं तो बस थोड़ा गिरा था। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों को क्या पता माँ का दिल कितनी जल्दी डर जाता है। मीरा ने सुधा की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे दोनों समझ गईं कि उनके बीच का रिश्ता कितना गहरा हो चुका है। तभी सुधा ने कहा, मीरा, तुम्हारे लिए मैंने एक फैसला किया है। मीरा चौंक गई। मेरे लिए? हाँ।
सुधा ने अपनी अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक सुंदर सा कंगन था। सुधा ने वह कंगन मीरा के हाथ में पहनाते हुए कहा, तुमने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बहन हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तो आज से मैं भी तुम्हें सिर्फ ननद नहीं कहूंगी। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी बहन हो। मीरा रो पड़ी। भाभी। सुधा ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। राजेश यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। निखिल की आंखें भी नम थी। तभी कमला देवी भी आगे आईं। उन्होंने कहा, सुधा, तुमने मेरी बेटी को संभाला और मीरा ने तुम्हें बहन का प्यार दिया। शायद यही वजह है कि आज हमारे दोनों घर पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं। रमा भी आगे आई। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे भी माफ कर देना। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, अगर हम पुरानी बातें पकड़े रहेंगे तो नया रिश्ता कैसे बनाएंगे? रमा ने उसे गले लगा लिया। घर में फिर वही हंसी गूंजने लगी जो कई महीनों से कहीं खो गई थी। कुछ देर बाद कमला देवी ने सुधा से कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वालों का नाम नहीं है। सुधा ने मुस्कुराकर पूछा, फिर परिवार क्या है मां जी? कमला देवी ने कहा, परिवार वह है जहां किसी की आंख में आंसू देखकर दूसरे का दिल दुखे और किसी की खुशी में बिना किसी स्वार्थ के पूरा घर मुस्कुरा उठे। सुधा ने मीरा की ओर देखा। मीरा मुस्कुरा रही थी। दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी एक दूसरे के दुख में सबसे पहले खड़ी होती थी, एक दूसरे की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होती थी। और जब जिंदगी ने दोनों को अलग अलग मुश्किलों में डाला, तब भी उनका रिश्ता कमजोर नहीं हुआ, बल्कि हर परीक्षा के बाद और मजबूत होता गया। शाम को सभी आंगन में बैठे थे। आरव खेल रहा था। निखिल और राजेश आपस में बातें कर रहे थे। रमा और मीरा रसोई में चाय बना रही थी। कमला देवी तुलसी के पास दिया जला रही थी। सुधा कुछ दूर बैठी सबको देख रही थी। मीरा चाय लेकर उसके पास आई। भाभी। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बहन? मीरा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। बस अच्छा लगा। क्या? जब आपने मुझे बहन कहा। सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरी ननद हो? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। तो? मीरा मुस्कुराई। आप मेरी अपनी बहन हैं। सुधा ने उसे गले लगा लिया और उस पल दोनों को समझ आया कि उनके रिश्ते का नाम चाहे भाभी नद हो, लेकिन उसकी गहराई बहनों से भी ज्यादा थी। यही था उनका अनोखा बंधन। इस कहानी की सीख यही है, रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से मजबूत होते हैं। जहां सम्मान हो, वहां रिश्ता टिकता है। जहां विश्वास हो, वहां रिश्ता खिलता है। और जहां बिना स्वार्थ के साथ निभाया जाए, वहां एक साधारण रिश्ता भी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोग देती है जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वही लोग हमारे सबसे अपने बन जाते हैं।